नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दी सत्यमेव जयते में। दोस्तों, एक शेर है कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो पत्थर उछालने वाली स्वयं खुद मेरे साथ बैठी हुई है मीरा भार्गव। ये दोस्तों ऐसा नाम है जो केवल कटनी में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में भी परिचय का मोहताज नहीं है। महिलाओं के ग्रुप से लेकर हो, साहित्य हो, साधना हो, कुछ भी हो, कहीं कुछ सोशल वर्क हो, सब में मीरा भार्गव का नाम आगे रहता है। कोरोना काल को ही लीजिए, कोरोना काल में न जाने कितने लोगों की मदद करने वाली मीरा भार्गव हमारे साथ बैठी हैं, जिन्होंने सोशल वर्क को एक साधना की तरह लिया है। चलिए उनसे बात करते हैं, क्या कुछ उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए और कैसे संघर्ष या कहे साधना के बाद ये आगे बढ़ी और सबको साथ लेकर चली। दीदी, स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद। मैं मीरा भार्गव, सुदर्शना, कटनी मध्य प्रदेश से आप सबके सामने। अगर इंसान ठान ले तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। समस्याएं तो मेरे जीवन में भी बहुत थी। बचपन में ही मुझे एक बीमारी ने पैरालाइज्ड कर दिया था और उसके कारण जो है मुझे बिस्तर से लगा दिया था। लगभग 1 साल तक तो मेरी सारी क्षमताएं गर्दन से नीचे लेकर के मैं पूरा पैरालाइज्ड रही। मुझे सेंस ही नहीं था कि मेरे शरीर में कि मैं क्या कर रही हूँ। ना मुझे कुछ पता चलता था कि मुझे चींटी ने काट लिया या मुझे गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है। पर डॉक्टरों ने कहा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ये। परंतु उनको खुद सारे डॉक्टर्स जो हैं, बड़ा मेरे पापा उस समय थे, पापा ने बहुत कई डॉक्टरों की मीटिंग हो, तो आधे डॉक्टर तो वो स्वयं थे, वकील भी थे, डॉक्टर भी थे और बहुत ही वो थे और मुझे ज़रूरत से ज़्यादा चाहते थे। तो जबलपुर के एक डॉक्टरों की टीम में बैठ करके, उस समय डॉक्टर AP सिंह भी जबलपुर में ही थे शायद, वो मेरे पापा के अच्छे दोस्त थे। सब ने मिलकर डिसाइड किया, मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लास्टर में कवर कर दिया गया, मेरे पैर पूरे कवर कर दिए गए। और उन लोग को ये जो मुझे बीमारी हुई थी, बड़ी रेयर बीमारी है, उसको ट्रांसवर्स मालाइटिस कहते हैं। तो उनका कहना था ट्रांसवर्स मालाइटिस का पेशेंट तो लाइव माने इतनी अच्छी कंडीशन में जब हम आज जो मुझे देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था 1 साल बाद जब उन्हें देखा था, क्योंकि सर्वाइव करते ही नहीं हैं ऐसे पेशेंट, बोलते हैं, उनका कहना था। तो वो धीरे धीरे उन्होंने कहा था आपकी रिकवरी होगी, तो जैसा उन्होंने कहा वैसा हुआ। काफ़ी हद तक रिकवरी हुई और उसी दौरान उसी बीच घर में ही रह के मेरी पढ़ाई होती रही। मैंने MA किया। मुझे पढ़ने का बचपन से ही बहुत शौक़ था। मेरे परिवार में मेरे दादाजी को पढ़ाने का, मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा वो थे, लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से CA थे उस ज़माने के। मध्य प्रदेश के शायद सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति अपने समय के थे वो। तो उनको भी मुझे बहुत पढ़ाने का शौक़ था। मैंने फिर हिंदी, मैं जब 7वीं क्लास में पढ़ती थी तब मैं बीमार हो गई थी। उसके बाद जो है उन्होंने मुझे हिंदी साहित्य सम्मेलन से का एक परीक्षा दिलवाई, तो वो 10वीं = 10th होती है। फिर उसके बाद जो है मैंने विशारद किया, फिर उसके बाद सीधे कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर BA किया, BA के बाद MA किया, MA के बाद और फिर ऐसे ही करते रहे, मतलब पढ़ाई चलती रही। पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था। ढेरों पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र हमारे घर में आते रहते थे, तो नॉलेज बढ़ती रहती थी। और घर में भी हमारा व्यापारिक घराना है, तो बहुत सारे लोग आते रहते थे, मोहल्ले के लोग। पर जो मेरी जो एक लॉस हुई थी, वॉकिंग पावर लॉस हुई थी, तो पर उसकी कमी मुझे कभी ना तो आसपास वालों ने किसी ने महसूस कराई, ना मेरे फैमिली ने महसूस कराई। और हमेशा मुझे बस एक हाई लेवल की फीलिंग कराते रहते थे, एक्टिव मेंबर की तरह। हाँ, एक्टिव मेंबर। कभी मैं दीदी को करीब 18 सालों जानता हूँ। हाँ। और कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, मतलब जो भी इनका फिजिकल वीकनेस है, मतलब मुझे ही नहीं, जो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, शहर का हो चाहे प्रदेश का हो या देश का, जो भी जुड़ा है इनके साथ, किसी ने न सोचा होगा और न कभी इनके सामने दर्शाया होगा। मेरी तो पूछने की हिम्मत भी नहीं थी ये सब, उन्होंने खुद ही बता दिया। मैं मतलब कभी सोचा ही नहीं मैंने। बस मुझे फीवर आया था, उस फीवर के बाद एक वायरल फीवर आया था। वायरल फीवर के कारण ये सब हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे हुआ, रिकवरी हुई। हम घर में ही रहने लगे, हम घर से कहीं बाहर नहीं जाते थे, केवल परीक्षा देने के लिए आते थे या डॉक्टर को दिखाने शहर से बाहर जाते थे। तो वहाँ पर बड़े बड़े बम्बई के डॉक्टर न्यूरो सर्जन थे, वो न्यूरो सर्जन डॉक्टर टावरी, डॉक्टर ढोलकिया, नागपुर के डॉक्टर, वहाँ ग्वालियर के डॉक्टर, लखनऊ के डॉक्टर, सब जो मुझसे मिलता था बड़ा इम्प्रेस होता था।
बोले आप क्या करती हैं? तो मैंने कहा कुछ नहीं करते हैं, घर में रहते हैं। तो बोले क्यों नहीं करती हैं? तो हमने कहा अब क्या करें करने के लिए? तो बोले कि ऐसे इतने सारे काम हैं, आपके अंदर इतनी इंटेलिजेंसी है, इतनी ऊर्जा है, इतनी कैपेसिटी है, इतना नॉलेज है, सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकती हैं। तो और एक डॉक्टर वो आए थे अपने यहाँ, नहीं अभी वो कैंप लगाया था इनके यहाँ, पवन मित्तल जी के यहाँ, शायद तुम नहीं हो गए। वो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, डॉक्टर उनका बड़ा अच्छा सा नाम था। तो वो साधु हो गए हैं। अच्छा। हाँ, तो वो डॉक्टर साहब के भी दोस्त हैं भैया के हमारे। तो वो आए तो सब लोगों ने, मेरे पास कटनी के सारे लोगों का फ़ोन आया मेरे भैया के पास कि दीदी को उनके पास ले जाओ, वो जिसके सर पे हाथ रख देते हैं उनके सारे रोग ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ये है वो है। जब वो आए उन्होंने मुझे देखा, बोले आप क्या करती हैं? सुदर्शना का बड़ा सा बैनर लगा हुआ था, उसकी एक्टिविटी लिखी हुई थी। बोले ये सुदर्शना की संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं। तो फिर सब लोग मुझे बोलने लगे कि आप इनसे पूछो ना, अपनी बीमारी की बात करो ना दीदी, इनसे पूछो क्या है कैसा है। तो वो सब कानाफूसी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आप क्या करती हैं? तो हमने कहा बस यही सामाजिक गतिविधियां करते हैं। तो बोले आपके जैसे, तो आपको समस्या क्या है? तो बताया उनको कि अपनी बीमारी के बारे में। बोले ये बताइए कि जो लोग चल सकते हैं वो कितने किलोमीटर रोज़ दौड़ने जाते हैं, वो क्या क्या करते हैं, और आप तो यहाँ बैठ के जितना कर रही हैं उतने कितने लोग कर पा रहे हैं? कोई कर पा रहा है क्या? तो बोले ये एक छोटी सी चीज़ जो है, उस छोटी सी चीज़ को लेकर क्या आप पूरी अपनी लाइफ को वो करेंगे? आपके पास जो क्षमताएं हैं वो दूसरे लोगों के पास नहीं हैं। तो आप उस क्षमता को उसके पीछे मत जाइए, अपनी क्षमताओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और आपके ऊपर तो ईश्वर का इतना बड़ा धन्यवाद है कि मुझे आपको धन्यवाद, वो आपको माने आशीर्वाद है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप कुछ नहीं कर सकता, और आप जो हैं, आपके आज जिस स्थिति में हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, और आप जो है इसी को कंटिन्यू करिए और रहिए। तो ऐसे ही लोग मुझे, मेरे आसपास जैसे लोग, ऐसे ही लोग थे जो हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाते थे, एनर्जी देते थे, और कभी मेरी इस बात को लेकर कब नहीं करते, मैंने उन्होंने कभी एहसास नहीं कराया, और ना मैंने उन्हें मौका दिया और ना ही उन्होंने। तो सब कुछ बहुत अच्छा है। जितने भी लोग आते हैं, आज हमारा सुदर्शना परिवार है, फिर मैंने सुदर्शना डाला। तो सुदर्शना में 150 महिलाएं। सुदर्शना का ही जिक्र कर रहा था, दीदी ने सुदर्शना का जो जिक्र किया है, सुदर्शना लेडीज़ क्लब। तो सुदर्शना जो है वो महिलाओं को, बच्चों को एक सांस्कृतिक और रचनात्मक एक मंच देता है। कई सारी गतिविधियां चलती हैं, सोशल वर्क भी चलता है। तो दीदी बताएंगे कि सुदर्शना की स्थापना कैसी हुई और कैसे काम शुरू हुआ, क्या क्या आप कितना आगे आ चुके हैं उसमें? सुदर्शना का शुभारंभ का विचार ऐसे आया कि जब भी जिस भी डॉक्टर से मैं मिलती थी तो सब बार बार यही कहते थे कि आप कुछ करिए। फिर मेरे लिए फिजियोथेरेपी कंपलसरी बताई गई थी। तो कई सारे डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, तो एक डॉक्टर तो जबलपुर के थे, डोंग, उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करती, आप फिजियोथेरेपी सेंटर खोल लीजिए, कटनी में है भी नहीं, तो उससे आपको भी लाभ होगा और बाकी और पूरे शहर को लाभ होगा। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत कठिन काम है फिजियोथेरेपी, पहले तो उसके लिए कोर्स करो, सब जानो समझो तब करो। करते 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 हमने एक हेल्थ सेंटर खोल लिया। फिर हम पढ़ते रहे, पढ़ने का तो शुरू से शौक़ था। तो मैंने देखा कि स्वास्थ्य जो है, मेडिकल साइंस के बारे में एक आम आदमी को जितना जानना चाहिए, महिलाओं को जानना चाहिए, उतना कोई नहीं जानता है। सबसे अगर लोग ज़्यादा लापरवाह रहते हैं तो अपने हेल्थ के प्रति ही रहते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सूत्र वाक्य है कि स्वस्थ व्यक्ति वो नहीं है कि जिसको कोई रोग नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब है कि व्यक्ति का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। जब इतने प्रकार के वो शारीरिक रूप से स्वस्थ भी हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हो, बौद्धिक रूप से भी स्वस्थ हो, तब वो स्वस्थ की श्रेणी में व्यक्ति आता है। अन्यथा वो एक प्रकार से बीमारी है। कोई किसी को इमोशनल प्रॉब्लम है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को फिज़िकल प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। और हमारे देश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि मेंटल प्रॉब्लम जब तक लाइलाज मर्ज ना बन जाए, पागल खाने भेजने की नौबत ना आ जाए, तब तक उसको जो है पागल नहीं माना जाता। उसको नहीं समझा जाता कि ये मानसिक, इसको मेंटल प्रॉब्लम है कुछ भी, या इमोशनल प्रॉब्लम है, भावनात्मक समस्याएं भी होती हैं, भावनात्मक डिजीज़ भी होती हैं। तो और हमने समाजशास्त्र में किया तो समाजशास्त्र ही पढ़ा था, तो हमें मालूम था कि ये सारी चीज़ें कहाँ से पैदा होती हैं, क्यों पैदा होती हैं। तो फिर मैंने लक्ष्य रखा कि महिलाएं समाज की धुरी हैं, हमारे पूरे विश्व की आधी जनसंख्या हैं, और वही पहले, और हमारे राष्ट्र की, देश की, विश्व की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। और परिवार की धुरी क्या है? महिला। तो जब वो महिला के ऊपर, महिला की पूरी सृष्टि की धुरी जो है वो महिला है, महिला के चारों ओर ये चक्र घूमता रहता है, सृष्टि का चक्र चलता रहता है। तो जब तक महिला
शारीरिक रूप से स्वस्थ, दिमागी रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और बौद्धिक रूप से स्वस्थ नहीं होगी तो अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रखेगी। बिल्कुल सही। तो हमें महिलाओं को स्वस्थ करना है। मैंने इतना सब कुछ सोचा, समझा, स्टडी किया, फिर हमने पूरा एक इसके लिए एक प्रोग्राम तैयार किया कि महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमने हेल्थ क्लब स्थापित किया। महिलाओं के उस मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमने योगा भी किया, एरोबिक्स भी किया कि गर्ल्स जो हैं तो वो उनके लिए जो है यंग जो लड़कियां हैं उनको शायद ये पसंद ना आए, तो उनके लिए उनको स्वस्थ रहें उनके लिए हमने एरोबिक का प्रशिक्षण देना चालू किया। एरोबिक के टीचर रखे, बड़े मीडियम ग्रुप की महिलाएं जो हैं यंग लेडीज़, तो वो अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो वो अपना वेट कैसे कम करें, तो उनके लिए हमने मशीनों का प्रोविज़न रखा। और जो थोड़ा उनसे ज़्यादा बड़ी उम्र की हैं तो उनको अगर ये करने में परेशानी हो रही तो उनके लिए हमने योगा का प्रावधान रखा, तो योगा से वो स्वस्थ रहें। लगभग 3000 लड़कियां हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके आज वो अपनी अपनी क्लास चला रही हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रही हैं, घर में क्लास खोल रखी उन्होंने और स्वरोजगार भी स्थापित किया, आत्मनिर्भर बनाया लड़कियों को, महिलाओं बनाया लड़कियों को। और फिर मानसिक स्वास्थ्य हो गया, ये मानसिक स्वास्थ्य की बात है कि जिसको जो अच्छा लगे, कोई पेंटिंग सीखता था, कोई हस्तकला सीखता था, कोई कुकिंग सीखता था, जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो वो सब सीखते थे। और कोई डांस सीखता है, कोई म्यूज़िक सीखता है, कोई योगा सीखता है, सब अपना। उसके बाद आई सामाजिक स्वास्थ्य की बारी। तो सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हमने एक ग्रुप बनाया, उन्हीं जो लोग आती थी जो इंटरेस्टेड थी कि सामाजिक स्वास्थ्य की भाई महीने में एक बार बैठक हो, मिलना जुलना हो, परिचर्चाएँ हों, माने जो बर्निंग वो हैं समस्याएं हैं, समाज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके ऊपर विचार विमर्श हो। और जो नीडी पर्सन्स हैं, जैसे सक्षम महिलाएं हैं, तो उनको जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, जिस रूप में भी कमज़ोर है, हम उसकी सक्षम महिलाओं का हमने एक ग्रुप बनाया उनके व्यक्तित्व विकास के लिए कि वो अपने से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को भी मुख्य धारा में शामिल करें, उन्हें प्रशिक्षित करें, उनको जिस प्रकार की मदद की ज़रूरत है वो दें। तो वो इतना चला कि लोगों को पसंद आया कि हमारे उसमें 150-200 महिलाएं हमेशा हमारे सराउंडिंग हमारे ग्रुप में रहीं। और हर महीने उसकी एक मीटिंग होती थी, अभी भी होती है। तो उसमें गेम्स रखे जाते हैं और रखे जाते थे, जो हमको आगामी कार्यक्रम होता था सेलिब्रेट करना है, हमको जो भी फंक्शन साल में जितने होते थे, जनवरी में कुछ कार्यक्रम, फरवरी में कुछ, ऐसे हमने साल भर का कैलेंडर बना के रखा था। 1 दिसंबर सन 1995 को हमने इसकी नींव रखी थी और 1 दिसंबर 1920 को ये 25 साल पूरे हो गए। तो 25 साल को हम इसके रजत जयंती समारोह में हम बहुत कुछ करने वाले थे। हमने कहा भगवान की कृपा से ये इतने, और सारे जितने भी लोग हैं उनसे मेरे सबसे फैमिली रिलेशन है, पर्सनल रिलेशन है। मैं सबकी गाइड हूँ, एक गुरु हूँ, काउंसलर हूँ। लोग गुरु पूर्णिमा में मुझे प्रेरणा स्रोत हैं। हाँ, प्रेरणा स्रोत सब कहते हैं। आज कटनी नगर में जितनी भी संस्थाएं हैं जो बनी हैं, उस सुदर्शना खुलने के बाद सब ऐसी सामाजिक संस्थाएं बनी, जैसे कोई सोनी समाज की बनी, कोई गहोई समाज की बनी, कोई किसी समाज की बनी, ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं, केसरवानी समाज की बनी, उसमें सब महिलाएं हमारी सुदर्शना की महिलाएं ही अध्यक्ष बनी, पहली अध्यक्ष उनने ही जाके गठित किया। तो सुदर्शना एक प्रकार का ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है। कई लोगों ने तो इसको कहा कि सुदर्शना एक कल्प वृक्ष है। सुदर्शना के अलावा कई सामाजिक और साहित्यिक संस्थाएं हैं जिनकी दीदी किसी के अध्यक्ष हैं, किसी के संरक्षक हैं, कई ग्रुप हैं, व्हाट्सएप पे है, फेसबुक में है, लगातार सक्रिय रहना। तो आप कैसे कर लेती हैं ये हैंडल, क्योंकि इनमें सक्रिय रहना पड़ता है। तो कैसे आप इसको हैंडल करते हैं? अब बस यदि अगर मन में इच्छा हो, कुछ करने की लगन हो, कुछ करना हो, तो उसके लिए मैं इतना बड़ा दिन निकलता है, पूरी दोपहर, इतने बड़े दिनों में सब लोग सोते हैं मेरे घर में, पर मैं कभी 1 मिनट नहीं सोती। सवेरे जितनी देर मैंने कर लिया तो सो लिया। उसके बाद जो मेरा स्टार्ट होता है, कार्यक्रम चालू होता है, पेपर पढ़ना है या फ़ोन करना है या लोगों से बात करना, लोगों के फ़ोन आते हैं। उसके बाद हमारा नहाना धोना पूजा पाठ होता है। उसके बाद हमारा सामाजिक कार्यक्रम चालू हो जाता है। वैसे दिन भर ही चलता रहता है, 24 घंटे। किसी को बोलेंगे कि दीदी हमको मकान दिलवा दो, कोई बोलेगा दीदी हमारा मकान किराए से उठवा देना, आपकी तो इतनी जान पहचान है, कोई आपसे पूछे तो बता देना। कोई बोलेगा इसलिए दीदी का फ़ोन भी आप करा दिया है। हाँ, फ़ोन ना है किसी का। किसी ने कोई बोलेगा कि दीदी लड़का बताओ ना, कोई बोलेगा लड़की बताओ ना। तो ऐसे भी जैसे तो लोग सब अपनी अपनी बात करते रहते हैं, इससे लोगों से जुड़े हैं। तो 1 मिनट में आपको किसी कोई बोलेगा हमको दुकान किराए से ये दिलवा दो ना, कोई बोलेगा दीदी हमारी खाली पड़ी दुकान, कोई पूछे तो बता देना, करा देना। तो ये जो है ना ये दीदी के प्रति लोगों का विश्वास है। हाँ,
कि हमारा काम कहीं ना कहीं से हो जाएगा। हाँ। और कई साहित्यिक संस्थाओं जुड़ी हैं चूँकि, और कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं भी छप चुकी हैं। तो दीदी कुछ 4 लाइनें अगर हो जाती तो। आज जो सामाजिक स्थिति चल रही है उसके ऊपर मैंने कुछ दोहे लिखे हैं, वही मैं आपको सुनाती हूँ। विषय वासना रंग में दुनिया डूबी आज, विषय वासना रंग में दुनिया डूबी आज, रक्षक ही तक्षक बने तनिक नहीं अब लाज, रक्षक ही तक्षक बने तनिक नहीं अब लाज। राम रतन धन छोड़कर लिपटे माया पंख, राम रतन धन छोड़कर लिपटे माया पंख, हाथ पसारे घूमते धनिक वेश में रंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथ पसारे घूमते धनिक वेश में रंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ अगर कहना चाहें आप दर्शकों को। बस यही कि लोगों को अब अपनी इस कोरोना काल ने लोगों को सब कुछ सीख दे दी है, और सबको समझ जाना चाहिए कि जीवन कितना अनमोल है। लोग एक एक सांस के लिए लड़े हैं, एक एक सांस के लिए लड़े हैं, और उनके परिजनों पे क्या बीती है, किस प्रकार बीती है। तो सबको ही चाहिए कि जीवन का कीमत करें, मोल करें, पर्यावरण को शुद्ध बना के रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। धन दौलत के पीछे अंधे होकर ना भागें, क्योंकि आप मर मर के अगर धन दौलत कमाएंगे भी तो यहीं छोड़ जाएंगे, वो आपके किसी काम नहीं आएगी। या आपने कोरोना काल में देख लिया होगा, किसी काम नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, इंस्पिरेशन के लिए, प्रेरणा के लिए आप न जाने कितने लोगों को पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन अगर आप कटनी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, तो कभी इनको पढ़िए, इनको जानिए, इनको सुनिए, प्रेरणा अपने आप मिल जाएगी। तो आपने हमारा ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दीदी एक बार निवेदन करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को ज़रूर, मुझे आपको ये मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो सत्यमेव जयते, दी सत्यमेव जयते ये वीडियो आप यहाँ पर एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।